नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम संसद के गठन पर चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर के होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की ही तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय के संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। अब हम राज्यसभा की रचना, उसके कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की रचना। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और अमेरिका के समान भारत के संघ की छोटी बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। राज्यसभा की रचना पद्धति में परिवर्तन 2003 के आधार पर। 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना की पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए। प्रथम, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना आवश्यक है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। द्वितीय, गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में संलग्न तालिका के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 5 संघीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। योग्यता एवं कार्यकाल, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। थर्ड, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो। फोर्थ, ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे जा गए हैं तथा यदि
कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा तथा राष्ट्रपति चुनाव आयोग के राय के आधार पर जो निर्णय देगा अंतिम होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। पदाधिकारी जो होते हैं राज्यसभा के, संविधान के अनुच्छेद 80 की उपधारा 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तथा राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त रहते हैं, जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्नों पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कोरम अपनी सदस्य संख्या के 1/10 के आधार पर होता है। अब हम राज्यसभा की कार्य एवं शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली, विधायी शक्ति। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में से किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 108 इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों समान स्तर पर हैं, लेकिन वास्तव में राज्यसभा की स्थिति दो बातों की दृष्टि से निर्बल हो जाती है। पहली, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्री परिषद के परामर्श पर किया जाता है, और दूसरी यह कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा अनुसार होगी। सेकंड है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन द्वारा विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा।
संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। अब तक केवल एक संविधान संशोधन 41 को छोड़ दिया गया है, राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया। शेष सभी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए गए हैं। थर्ड नंबर पर वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं, यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन प्रस्तावों को माने या ना माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। संवैधानिक इतिहास में राज्यसभा के द्वारा पहली बार 77-78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफारिश की गई थी, लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन रद्द कर दिए। फोर्थ नंबर पर कार्यपालिका शक्ति। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। अन्य विविध शक्तियां हैं। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे नंबर 1, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नंबर 3, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। नंबर 4, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। नंबर 5, 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। अन्य शक्तियां। अंत में राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों को एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की 2 शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास किए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी जो शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास पर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है।
शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच में ही कही गई है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका प्रदान की गई है, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और उसकी शक्ति का महत्व है। प्रोफेसर पायली के शब्दों में, राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं। आज के व्याख्यान में